हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम सेकंड ईयर एमसीए फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट का एक लास्ट टॉपिक जो आखिर रहता है फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में हो सकता है, ठीक है। फीचर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? लेट अस रिव्यू फर्स्ट रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिफोर अंडरस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कहा गया है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स को जानने से पहले हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो भी हमारे चेंजेस आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सके। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं। इकोनॉमी हैज़ बिकम मोर कॉम्पिटिटिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड सर्वाइवल। आज के समय में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में और सर्वाइवल में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, वो है वेरियस इकोनॉमिक आर जॉइनिंग हैंड टुगेदर टू एंजॉय हायर इकोनॉमी ऑफ स्केल। आज के समय में क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में ज़्यादातर इकोनॉमी मिलके कर रहे हैं एक साथ, जैसे कि रीजन बना लिए, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक हो गई, ग्लोबल इकोनॉमी हो गई। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपस में मिल के काम करते हैं जिससे कि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर सके, ताकि पर यूनिट की कॉस्ट कम आए। जब पर यूनिट की कॉस्ट कम आएगी, हमारे कॉम्पिटिटर से हमारा प्रोडक्ट सस्ता मार्केट में अवेलेबल होगा, तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को भी अचीव कर सकेंगे। तो यही है कि बहुत सारी इकोनॉमी क्या कर रही है, आपस में मिल के काम करती है ताकि वो अपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर सके। Giant organizations are joining hand through merger acquisition takeover, thus enjoying economic benefit। अब क्या होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एमएनसीज वगैरह हो गई, तो ये क्या करती है, मर्जर एक्विजिशन का यूज़ करती है, टेक ओवर्स का यूज़ करती है ताकि वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेशनल नॉर्म्स, डोमेस्टिक लॉ बिकमिंग इजी, ऑल द रिस्ट्रिक्टिव मेजर हैव बीन रिमूव्ड सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव थ्रू एक्सीलेंस। सबसे अब क्या होता है ना कि पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन वगैरह थे, हम किसी भी कंट्री में जाके ऐसे काम नहीं कर सकते थे, वहाँ पे बहुत सारा टैक्सेस वगैरह थे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पे। मान लो आपने किसी भी कंट्री में जाके अपनी एमएनसीज तो सेट कर ली, वहाँ पे फाइनेंस तो इन्वेस्ट कर दिया। अब वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि ये जो पैसा आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया ये आप अपनी कंट्री में यहाँ से निकाल के नहीं लेके जा सकते। जब भी अगर आप चाहोगे यहाँ से पैसा निकालना तो आप नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी, बहुत सारे डोमेस्टिक लॉज भी ऐसे कुछ बने हुए थे जो रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे थे। अब क्या हुआ कि वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया गया है, ठीक है। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो कहता है टेक्नोलॉजी बिकम सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन पावर। पहले के समय में क्या होता था, हम ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करते थे, लेकिन आजकल ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ये भी एक सब्स्टिट्यूट आ चुका है ह्यूमन पावर का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी इज कंटिन्यूस इंक्रीजिंग इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अब क्या होता है कि सर्विस सेक्टर पहले इतना डेवलप नहीं था, इतनी ज़्यादा सर्विस अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज के समय में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली डेवलप कर रहा है। अगर हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया की, तो इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर का इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली ग्रोथ हो रही है। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अब एक नया पॉइंट आया है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कि कॉन्टीन्यूस बेसिस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में इनोवेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट इजीली मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का कंपटीशन पैदा कर रहा है मार्केट के अंदर। जितने भी प्रोड्यूसर है, जितने भी मार्केटर्स हैं, मार्केट में काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट में बहुत जल्दी रैपिड वे में क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा। अगर वो इनोवेशन नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो कॉम्पिटिटर है वो उस मार्केट को कैप्चर कर लेगा अपने नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन के साथ। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूस वे में इंक्रीज हो रहा है मार्केट में प्रोडक्ट इनोवेशन और डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोड्यूसर आर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फॉर रीचिंग टू देयर कस्टमर थ्रू स्पीडी सप्लाई चेन। आज के समय में क्या होता है, जो भी सप्लाई चेन वगैरह का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले ऑर्डर आते हैं, ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वेयर हाउसिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिलीवरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, स्पीड में हो रही है। कि पहले क्या होता था, कस्टमर को डिलीवरी करने में गुड्स की 7 दिन 8 दिन लग जाते थे या 3-4 दिन लगते थे। आज के समय में क्या होता है, बहुत ही जल्दी तरीके से हम क्या करते हैं, कस्टमर को उसको ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कस्टमर हमारी सर्विस से सेटिस्फाई है तो वो हमें बार बार ऑर्डर देगा, ठीक है।
तो इसमें भी कंपटीशन बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर को बहुत ही स्पीडी वे में सप्लाई चेन जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करें। उसके बाद आता है इट अपीयर दैट वी हैव एंटर्ड इन द ईरा ऑफ ऑब्सोलेंस टेक्नोलॉजी और एनी आइडिया वेरी फास्ट मीन्स कॉन्टिन्यूस इनोवेशन। हमने अभी भी पढ़ा कि बहुत ज़्यादा रैपिड वे में प्रोडक्ट में इनोवेशन आ रही है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आ रही है। कहीं ना कहीं अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, ऑब्सोल्यूट होती जा रही है। हमने सोचा है कि चलो हम ये टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करते हैं अपने एक अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ये टेक्नोलॉजी लेके आते हैं क्योंकि ये ट्रेंड में है। मान लो हम ये टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी आई थी वो लेके आ गए, नेक्स्ट ईयर क्या वो टेक्नोलॉजी तो ऑब्सोल्यूट हो गई, आउटडेटेड हो गई। तो क्या होता है ना, एक टेक्नोलॉजी भी चेंज होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि रैपिड वे में क्या होती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। उसके बाद आ रहा है कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमएनसीज आर लाइक वन रूफ विच मल्टी कल्चरल सोसाइटी गेट नर्चर्ड। आज के समय में अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपनी यूनिट्स को ओपन अप करती है, अपनी सब्सिडरी फॉरेन ब्रांच को ओपन करती है, वहाँ की कल्चर को देखती है, वहाँ के टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक तरीके का बहुत ज़्यादा उस लोकल मार्केट को कंपटीशन प्रोवाइड करती है एमएनसी की, ठीक है। कहीं ना कहीं एमएनसी लार्ज स्केल पे काम करती है तो कहीं ना कहीं वो एक ब्रांड भी बना चुकी होती है अपने प्रोडक्ट की। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड ओवर बिकता हो, उसकी ज़्यादा डिमांड होगी एज़ कम्पेयर टू लोकल ब्रांड, ठीक है। तो एमएनसीज ने बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर लिया है। ये सारे कुछ 10 पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि सैलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिकमिंग स्मॉलर विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ मैन पावर। आज के समय में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होती है कि इसका मतलब क्या है कि मैन पावर का ज़्यादा यूज़ ना करके टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आज के समय में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मैन पावर का यूज़ तो होता है लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम पहले से कंपेयर करें तो आज के समय में इतनी मैन पावर का यूज़ नहीं हो रहा है जितना टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। टेक्निकल स्किल्स ऑफ मॉडर्न टेक्निकल वर्क इज मच मोर देन अर्लियर। यानी कि आजकल जो टेक्निकल स्किल्स है वर्कर की वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव होती जाती है। बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का जो है वो आजकल यूज़ किया जाने लगा है। उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड एनहेंसिंग शेयर होल्डर वैल्यू आर बिकमिंग फोकल पॉइंट ऑफ बिजनेस। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन है वो ये चाहता है कि हम अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करें, और जो भी शेयर होल्डर्स है किसी भी कंपनी में, किसी भी पर्सन ने इन्वेस्ट किया है तो उस शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करें, ठीक है, उस शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज़ करें। यही मेन फोकस पॉइंट होता है बिजनेसमैन का। 2 पॉइंट है, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो ऑर्डर तो मिलना पक्का है, ठीक है। हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है। मेन मोटिव ये होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई रहे, जितना उसने पैसा खर्चा है उसको उतनी सेटिस्फेक्शन मिले। उसकी बात आती है क्वालिटी ओरिएंटेशन इज बीइंग मोर फोकस। पहले जो है प्राइस पे फोकस किया जाता था लेकिन आज के समय में क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि हर कोई जो है क्वालिटी प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहता है, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो अच्छी क्वालिटी चाह रहे हैं कि अगर मान लो अगर हम एक बार पैसा लगा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी मिल जाए, हमें उससे परेशानी ना हो। उसके बाद आता है मिडल मैनेजमेंट एंड जूनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल। हमने पढ़ा था कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें पढ़ा था 3 लेवल मैनेजमेंट होते हैं। इसमें कहा कि मिडल मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड एट टॉप लेवल। पहले क्या होता था, टॉप लेवल के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग होती थी ना वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता था, सीईओ वगैरह लेते थे, उसमें मिडिल लेवल और जूनियर लेवल का कोई भी रोल नहीं होता था। लेकिन आज के समय में क्या हुआ कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो जूनियर लेवल मैनेजमेंट है, वो भी इनिशिएटिव लेने लग गए, वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने लग गए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको बहुत ज़्यादा पता होता है कि क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर से अटैच होते हैं। कस्टमर की प्रेफरेंस किस चीज़ की है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। तो इन सारी चीज़ों से की वजह से भी जो मिडिल मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट है उनका इन्वॉल्वमेंट होने लग गया डिसीजन मेकिंग में टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रॉस कल्चरल इश्यूज विद इन द एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर गेनिंग इम्पोर्टेंस इन एमएनसीज। तो एमएनसीज की अगर हम बात करें तो एमएनसीज क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ में ब्रांचेस, एफिलिएट्स या सब्सिडरीज हो सकती है, ऑफिस वगैरह होते हैं। तो ये होती है हमारी एमएनसीज। तो एमएनसीज क्या करती है, उस कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टेक्निक के अकॉर्डिंग वहाँ के लोकल डिमांड को क्या करती है, फुलफिल करती है। तो कहीं ना कहीं उस लोकल कल्चर को क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो क्रॉस कल्चर इश्यूज विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर गेनिंग इंपॉर्टेंस इन एमएनसीज। एमएनसीज के अंदर क्या होता है कि जो कल्चर है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है। मान लो लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस किया जा रहा है। ठीक है। चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अगर कंट्री चाइना में जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं, वहाँ की लोकल डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी। वहाँ के टेस्ट, कल्चर, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को क्या की जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड करें। ठीक है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंडिविजुअल लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग आर एम्फेसाइज बिकॉज एनी टेक्नोलॉजी एंड एनी कंसेप्ट बोथ आर डिप्लीटिंग वेरी फास्ट। क्या होता है ना कि इंडिविजुअल लर्निंग की, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल काम कर रहा है उसको हमें स्किलफुल बनाना है, उसकी हमें ट्रेनिंग देनी है, उसको स्किल प्रोवाइड करनी है समय समय पे। क्योंकि क्या होता है ना कि आज के समय में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, इनोवेट हो रही है। ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। तो जो भी पुराने वर्कर हैं जिनको नहीं पता कि किस तरीके से इस पर काम करना है, मान लो कंप्यूटर आ गया, एक पर्सन है वो कंप्यूटर को जानते ही नहीं है चलाते कैसे, तो कहीं ना कहीं हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं इस पर। तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आज के समय में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रैपिड वे में क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। नई नई टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है मार्केट में। तो ये था हमारा इंडिविजुअल लर्निंग। ठीक है। और इंडिविजुअल लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसेप्ट ऑफ परमानेंट डिपार्टमेंट in the organization is being replaced by outsourcing the activities of a department where job is repetitive। तो ये पॉइंट दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगी, पीडीएफ फाइल जो है वो अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लेना। ठीक है। ये मैं पॉइंट पढ़ के बता देती हूँ है क्या कंसेप्ट ऑफ परमानेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का अप्लाई करते हैं तो सेकंड फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए जाते थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग। तो क्या होता है ना कि आज के समय में इन डिपार्टमेंट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, वहाँ पे लोगों को भी हायर करना पड़ेगा जो उस डिपार्टमेंट का ख्याल रखे। तो हम क्या करते हैं, इन डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। जो भी इस चीज़ में स्पेशलाइज होगा उसको हम दे देंगे ये, ताकि हमें क्या ना करना पड़े, एक सेपरेट डिपार्टमेंट ना बनाना पड़े और ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। इसकी वजह से आज के समय में क्या हो गया है कि जो भी डिपार्टमेंट हम बनाते थे सेपरेट, उनको हमने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, वो हैंडल करेगा, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, बदले में चार्जेस ले लेगा, कमीशन ले लेगा। इससे क्या होगा, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ हमें उस पर्सन की स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा मॉडर्न फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इसकी जो वीडियो जो मैंने बनाई है, इसका जो पीडीएफ फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, आप देख लेना, वहाँ से अच्छे से रीड कर लेना ताकि आपको और अच्छी समझ आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जो यूनिट फर्स्ट थी उनके सारे टॉपिक्स पे जो है सेपरेट सेपरेट वीडियो बन चुकी है, आप जाके देख लेना। ठीक है। और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन पेपर जो है लास्ट 10 ईयर के, उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आए, जिस जिस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एक उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो है वो रिवाइज ना करना पड़े, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर सको जो एग्जाम में आए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।